नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 4 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मार्क टेस्ट में हम कुल 25 प्रश्नों को रखते हैं, जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए हमने कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि शामिल है वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो संपूर्णता से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके हमें 950674 और 546 पर व्हाट्सएप कीजिए। सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि किस प्रकार से आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी हमने एक कार्यक्रम जो है संचालित किया हुआ है टेस्ट सीरीज का। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो तो लोअर पीसीएस लिख करके इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए, जो डिटेल होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब प्रश्नों की तरफ हम बढ़ें और पहले प्रश्न से शुरुआत करें। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन की पहचान करनी है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। कुल 4 कथन हैं। पहला, अर्थवेद से संबंधित एकमात्र आरण्य बृहदारण्य है। गोपथ ब्राह्मण इसका एकमात्र ब्राह्मण है, यानी अर्थवेद का। मगध एवं अंग का पहली बार उल्लेख इसी में मिलता है। और अर्थवेद में राष्ट्र महिला एवं राष्ट्रभाषा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख हुआ है। तो कुल मिला के ABCD में से कोई एक कथन गलत इसमें से दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स जो है आपसे पूछा गया है एक ही प्रश्न में। और इस तरह के प्रश्न बनाने के पीछे लॉजिक ये होता है कि इतने सारे फैक्ट्स से आप परिचित भी हो जाते हैं और प्रश्न भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से अर्थवेद से संबंधित एकमात्र आरण्य बृहदारण्य है, ये असल में गलत है। अर्थवेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कि कोई आरण्य नहीं है। बाकी सारी चीजें सही है। आइए व्याख्या में एक एक करके देखें। तो अर्थवेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्य नहीं है। तो अर्थवेद में क्या है? तो अर्थवेद में देवताओं की स्तुति के साथ साथ चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। ठीक है, तो ये जो वेद है ये आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति से भी संबंधित है, यानी जो आर्य नहीं है। इसीलिए इस वेद को यानी अर्थवेद को 3 वेदों के समान जो वेद त्रयी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि 4 वेद माने जाते हैं, लेकिन जब वेद त्रयी की बात होती है तो उसमें केवल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। ठीक है, मगध, अंग जैसे क्षेत्रों, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित का उल्लेख भी अर्थवेद में मिलता है। मगध के लोगों को अर्थवेद में वात्र कहा गया है। इसके अलावा स्वर्ग शब्द का उल्लेख, राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्र महिला जैसी अवधारणाओं का भी उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। और जनता द्वारा राजा के चुनाव का उदाहरण अर्थवेद के राज तिलकोत्सव मंत्र से प्राप्त होता है। और अर्थवेद के एक मंत्र स जायते पुनः से स्पष्ट होता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो बहुत सारे फैक्ट से आप परिचित हुए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कमेंट करके बताइएगा। दूसरे प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दांती दुर्ग ने की थी। तत्कालीन अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। अमोघ वर्ष ने अमोघ वृत्ति की रचना स्वयं की थी। अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था। अब इस 4 कथन में से एक गलत है और उसी को हमें चुनना है। तो ये अमोघ वर्ष ने अमोघ वृत्ति की रचना स्वयं की थी, असल में ये गलत है। तो दूसरे का हमारा उत्तर है सी। आइए व्याख्या की तरफ बढ़े। तो सक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखें तो दांती दुर्ग ने अपना जीवन चालुक्य शासक के सामंत के रूप में शुरू किया था और इसी ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित करके महाराजा धीराज परमेश्वर भट्टारक जैसी स्वतंत्र सम्राट सूचक उपाधि को धारण किया। मान्य खेत को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तत्कालीन अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। तो ये सारी चीजें। अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं। तीसरा प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। शेख ने ना तो किसी का राजाश्रय प्राप्त किया और ना ही दरबार में गए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से बैर रखता था। तो ये 3 कथनों में से बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए, इन तीनों कथनों में से तीनों के तीनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। आइए व्याख्या देखें। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के ये चौथे संत थे और इन्होंने कुल 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से चिढ़ता था और इसने जो है संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली को छोड़ देना। इस पर औलिया ने जो कहा वो आज भी प्रसिद्ध है और वो शब्द था हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली पहुंचने से पहले ही सुल्तान दुर्घटना का शिकार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी है। अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की? तो सिक्का कहाँ से जो है बन रहा है उस टकसाल का नाम भी सिक्के पर लिखा हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी। ABCD में से उत्तर जो है तलाशना है और इसका उत्तर है चौथे का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चौथे का हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या थोड़ा देख लें। तो इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी। और भी महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले करके आराम से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न आ गया राष्ट्रीय आंदोलन से। नौसेना विद्रोह 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल 4 कथन दिए गए हैं। इस विद्रोह का स्वतः स्फूर्त प्रारंभ नौसेना के सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत INS तलवार से हुआ था। 18 फरवरी 1946 को नाविक भूख हड़ताल पर बैठे। इस विद्रोह में लगभग 20,000 नाविकों ने भाग लिया था। इस विद्रोह को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने समर्थन दिया था। तो नौसेना विद्रोह 1946 से कुल 4 कथन आपके सामने हैं और आपको बताना यह है कि इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिए, इस विद्रोह को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपना समर्थन नहीं दिया था।
तो ये तो चौथा गलत है। इस विद्रोह का स्वतः स्फूर्त प्रारंभ नौसेना के सिग्नल प्रशिक्षण पोत आईएनएस तलवार से हुआ था, ये सही है। 18 फरवरी 1946 को नाविक भूख हड़ताल पर बैठे थे और इस विद्रोह में 20,000 नाविकों ने भाग लिया। तो इसका उत्तर है पांचवें का सी, 1, 2, 3। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही, लेकिन दुर्भाग्य से इसके बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है और उसका कारण है कि प्रश्न ही कम पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। आपको पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। तो अब जो है निम्नलिखित कृतियों एवं लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलन का प्रश्न आ गया। एक तरफ जो है किताब है और दूसरी तरफ लेखकों का नाम है। तो गीता प्रवचन, गीता रहस्य, अनासक्ति योग, सुबोधनी टीका, विनोबा भावे, वल्लभाचार्य, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। और नीचे जो है कूट दिया गया है, इनका सुमेलन आपको करना है। तो देखिए ये जो गीता रहस्य है, गीता रहस्य है, ये हम जानते हैं कि ये बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई किताब है। गीता रहस्य जो कि गीता पर एक टीका है, ठीक है। तो अगर बी का 4 है, बी का 4 है, तो बी का 4 हमें दो जगह दिखता है, एक तो ए में दिखता है और दूसरा डी में दिखता है। तो यानी बी उत्तर नहीं होगा और सी उत्तर नहीं होगा, ए और डी में से कोई एक होना चाहिए। गीता प्रवचन विनोबा भावे ने लिखा है, गीता प्रवचन विनोबा भावे ने लिखा है। तो ए का 1, तो ए का 1 अगर हम देखें तो ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। उसी तरह से गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक बी और डी में भी दिख रहा है और 1 में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये इन दोनों किताबों के बारे में भी अगर आप जानेंगे तब भी इसका उत्तर आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको एक और किताब के बारे में निश्चित रूप से जानना ही होगा और अनासक्ति योग महात्मा गांधी। तो सी का 3 यानी डी इसका उत्तर है छठवें का। आइए अब देखें व्याख्या। तो गीता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे भाष्य को गीता भाष्य कहा जाता है और भगवत गीता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए भाष्य निम्नलिखित है। तो गीता भाष्य आदि शंकराचार्य, ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वर महाराज, गीता का संस्कृत से मराठी में अनुवाद, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अनासक्ति योग महात्मा गांधी, गीता प्रवचन विनोबा भावे, सुबोधनी टीका वल्लभाचार्य, गीता तत्व विवेचन जयदयाल गोयदनका और साधक संजीवनी स्वामी सुखदास। अब अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। तो अल्फांसो अल्बुकर्क 1509 में आया था भारत और इसे पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। इसने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। तो दो कथन है, इन पे हमने विचार पहले ही कर लिया। अब बताना है कि कौन से इसमें सही है। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों। आइए व्याख्या देखें। तो अल्फांसो अल्बुकर्क ने गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान ग्रहण किया, इससे पहले वह था। तो ये 2 बार भारत आया था, एक बार स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था और 1509 में उसे पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। 1515 तक ये गवर्नर रहा और इसी ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और जो कि अंत तक उनके अधिकार में बना रहा पुर्तगालियों के। अगले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। सागरों से ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स यानी अश्व अक्षांश कहलाता है और हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। तो ये हार्स अक्षांश क्या कहलाता है?
पहले तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आप इससे परिचित थे कि नहीं, और अभी प्रश्न को देख ले, उसके बाद इसे भी देखेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए, इसमें से केवल और केवल ए सत्य है। आइए व्याख्या की तरफ बढ़ें और व्याख्या को देखें। तो अश्व अक्षांश विषुवत रेखा से 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है और यह उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, इस अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संतुलन नहीं हो पाता और इस कारण यहाँ वायुमंडल प्रायः शांत रहती है। इन उपोष्ण दाब पेटी को अश्व अक्षांश अथवा घोड़े के अक्षांश भी कहा जाता है। इसका क्या कारण है? तो मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे और इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो क्या किया जाता था कि जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े जलयान से समुद्र में फेंक दिए जाते थे और इसी कारणवश इन अक्षांशों का नाम अश्व अक्षांश पड़ गया। अगले प्रश्न पे हम आ गए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। चक्रवात का धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म होना, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल तक पहुंचना, चक्रवात का कपासी मेघों से संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और चक्रवात को स्थल से आर्द्रता की आपूर्ति का बाधित होना। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल तक पहुंचना यानी चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। तो 20 का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। तो बताना है कि ए बी और दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई सत्य नहीं है। ए बी सी डी में से आपका उत्तर क्या होगा? और हमारा उत्तर होगा ए और बी, ये दोनों ही सत्य हैं। आइए व्याख्या की तरफ। तो वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी धारण करने की क्षमता होती है और ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, सूक्ष्म मृदा, धुएं की कालिका, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, जो विषुवतीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल प्रवाह संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। ये पूरी कहानी। 11वें प्रश्न पे आ गए हैं हम। ये प्रश्न है तूफान चालीसा से जुड़ा हुआ। कुल 4 कथन दिया गया है और कहा जा रहा है कि इन पर विचार करिए। चलिए करते हैं। पहला, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। तूफान चालीसा ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बढ़ती है। तूफान चालीसा इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित हैं, यानी तूफान चालीसा के समय जो है जब ये चलेंगी तब। तो पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कथन सही हैं। 1 2 3 2 3 4 1 2 3। तो कौन कौन से कथन इसमें से सही है ये पूछा जा रहा है। बी सही है, 2 3 और 4। तो ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बढ़ती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो 11वें का हमारा उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है, आप ध्यान से इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्न में से किन रोगों के होने की संभावना है? तो छिछला हैंडपंप यानी
कि जिस पंप की बोरिंग काफ़ी नीचे तक ना हो, काफ़ी गहराई तक ना हो, ऊपर ऊपर ही हो जाए। तो ये पूछा जा रहा है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्न में से किन रोगों के होने की संभावना है सिवाय एक को छोड़ करके, हैजा, टाइफाइड, पीलिया और फ्लोरोसिस। तो यहाँ पे उत्तर हमारा है डी, फ्लोरोसिस। ठीक है, आइए देखें व्याख्या। तो देखिए ये जो रोग है फ्लोरोसिस रोग, ये फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, जब पेयजल में फ्लोरीन की अधिकता होती है तो ये फ्लोरोसिस रोग फ्लूओराइड युक्त पानी पीने से होता है, और ये फ्लूओराइड जमीन के निचले स्तर पर होता है, यानी कि खूब गहराई में अगर बोरिंग की जाएगी, खूब गहराई से पानी आएगा तो वहाँ पर ये मिल सकता है। तो इसलिए इस रोग के होने की संभावना छिछले हैंडपंप के पानी में तो नहीं होगी। तो ऊपरी स्तर के जल में जीवाणु, विषाणु रोगाणु आदि होते हैं जो हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि रोग के रोगवाहक होते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ गए 13वें प्रश्न पे, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के बारे में कुल 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन सही नहीं है, उसी का हमें पता करना है। आइए पढ़ें। तो DRDO का गठन वर्ष 1958 में हुआ था। DRDO रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में लगी 10 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विकास, प्रक्षेपास्त्र, युद्ध सामग्री, हल्के युद्धक विमान आदि इसके कुछ प्रमुख उत्पाद हैं। तो DRDO से संबंधित 4 कथन, जल्दी से उत्तर बताइए। तो DRDO रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में लगी 10 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, असल में ये गलत है। आइए व्याख्या देखें। तो 13वें का हमारा उत्तर है बी। तो रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन काम करता है। DRDO रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के लिए समर्पित है और तीनों रक्षा सेवाओं की अभिव्यक्त गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर के हथियार, प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ाने की दिशा में ये काम करता है, और ये 52 प्रयोगशालाएं इसके तहत कार्य करती हैं। तो इसलिए ये 10 नहीं है। अगला या 12, हेमरेज व हीमोलाइसिस से आरबीसीज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ जाती हैं, ये घट जाती हैं, ये समान रहती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ABCD। तो हेमरेज व हीमोलाइसिस से आरबीसीज पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये घट जाती हैं, और जब ये घट जाती हैं तो इसी को इनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा बी है। आगे हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्लाइकोजन जंतु शरीर में संचित अवस्था में उपस्थित रहता है, इसमें सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। काइटिन कई जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है, और स्टार्च केवल जंतु की लार में उपस्थित रहता है। इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है यही बताना है। और स्टार्च केवल जंतुओं की लार में उपस्थित रहता है, असल में ये सही सुमेलित नहीं है, डी। तो आइए देखें। तो मंड स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है, और यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। स्टार्च सभी प्रकार के अनाजों, सब्जियों, विशेषकर आलू, शकरकंद आदि में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जंतु शरीर में संचित अवस्था में रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होता है। काइटिन इसके द्वारा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है।
सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है तथा पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कपास तथा कागज शुद्ध सेलुलोज होते हैं। अब आ गए हम अगले प्रश्न पे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संस्थानों यानी सूची 1 एवं संबंधित स्थानों सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन करिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सतीश धवन स्पेस सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और देहरादून। तो जल्दी से बताएं कि किस प्रकार से इनका मिलान होगा। ठीक है, तो देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहां पे है? इससे आसान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये हैदराबाद में है। ये थोड़ा सा पहचाना हुआ फैक्ट है। तो ए का 4 अगर होगा, ये पक्का पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में है। अगर हम जानते हैं तो हम आइए देखते हैं कि ए का 4 कहाँ है। तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ है? डी में है और इसलिए डी हमारा उत्तर हो गया। तो एक फैक्ट हमें पता था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है और इस आधार पे हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। तो आपने कई बार देखा होगा कि ये विधि तो काम करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैदराबाद, ऐसे और आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है, ये तो काफी फेमस। अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, विश्व बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ। जब पहली बार 13-14 में आईएएस में इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे तो काफी जो है कठिन प्रतीत होने लगे ये प्रश्न कि अच्छा ये भी पूछ रहा है कि कौन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब तो ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि सारे लोग अब एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से पढ़ने लगे हैं। सी इसका उत्तर है यूएनडीपी। ठीक है, तो पहली बार मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी और तब से ये प्रति वर्ष प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है। और इस सूचकांक का निर्माण 2 अर्थशास्त्रियों महबूब अल हक पाकिस्तान तथा अमर्त्य सेन भारत ने किया था। अगले प्रश्न पे हम आ गए। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से, रेगनर नर्से से, एडम स्मिथ से, अमर्त्य सेन से। तो ए बी सी डी। बी इसका उत्तर है निर्धनता का दुष्चक्र रेगनर नर्से से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये निर्धनता का दुष्चक्र पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा अर्थशास्त्री रेगनर नर्से द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इस अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों में एक चक्र में फंसे रहते हैं। ये कारक परस्पर संबंधित एक दूसरे के परिणामी होते हैं जिनसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे कि राष्ट्र इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब अर्थात पूंजी के अभाव में होने के कारण किसी प्रकार की ऐसी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना संभव नहीं जिससे कि अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र या भंवर से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो ये पूरा ये इंडिविजुअल पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रापूर्ति का सबसे तरल माप है? ठीक है, लिक्विडिटी किसमें सबसे ज्यादा है? ए बी सी डी, M4, M3, M2, M1। तो लिक्विडिटी सबसे अधिक है M1 में। ठीक है, कैसे? तो लोगों के पास नगद, M1 किसको कहते हैं वो लिखा गया है। लोगों के पास नगद यानी नोट व सिक्के। तो नोट व सिक्के से लिक्विड कोई हो ही नहीं सकता। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ है, तरलता से मतलब है कि कितना जल्दी हम उसे जो है जो भी हमारे पास है उसका प्रयोग जो है हम मनी के रूप में कर लें। तो
नोट व सिक्का तो मनी का पर्याय ही है ना, उसी को तो हम जानते ही हैं कि वो मनी है। ठीक है। बैंकों के पास नगद जमा, बैंकों के पास दो तरह से जमा होता है, एक तो फिक्स्ड करते हैं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और एक जो है आप अपने सेविंग अकाउंट, अपने करंट अकाउंट पे पैसा रखते हैं, वो जब चाहें तब ले सकते हैं, कोई उसमें ड्यूरेशन नहीं है। तो ये, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, तो ये सबसे लिक्विड है। ठीक है। और अब ये देखिए M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं यानी टाइम डिपॉजिट जिसको कहते हैं। ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट तो हम जानते हैं ना कि भले टाइम से पहले आप पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी, तो ये M1 इसका उत्तर है। और अब आ गए हम 20वें प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? 5.3%, 3.2%, 6.3%, 4.1%। केवल प्रयास इतना किया गया है कि आप समझें कि प्रश्न इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो 5.3% इसका उत्तर है 20वें का 1। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73%, जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। तो ये राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। अगले प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। कुछ क्षेत्रफल और जनसंख्या का कैलकुलेशन दिमाग में अगर आपके होगा तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान ही इसका उत्तर है। तो 21 का हमारा उत्तर है ए। तो राजस्थान 200, मध्य प्रदेश 236, ये दोनों बड़े राज्य, गुजरात 308 और कर्नाटक 319। अब इधर देखिए पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829। तो जमीनों के लिए मारी मारा मची हुई है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ABCD। और इसका उत्तर है किशन महाराज। ये कथक कलाकार नहीं थे, बल्कि ये मशहूर तबला वादक रहे। तो पंडित किशन महाराज जी कथक कलाकार न होकर के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, जिनका संबंध था बनारस घराने से। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो हाल ही में संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। आइए देखें। तो डी उत्तर था। प्रतिवर्ष यह दिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है, उसी दिन इसे मनाया जाता है। और इस वर्ष ये 3 अगस्त को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और देखिए हम लोगों को आज पता चला। तो मतलब इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया, दिवस केवल छोटे से रूप में मना लिया गया, जन जागरूकता नहीं बढ़ाई गई। अगले प्रश्न पे हम आ गए। बेईदोउ किस देश की नेविगेशन प्रणाली है, जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च भी किया गया है? अब देखिए इसके बारे में तो आप निश्चित रूप से पहले बहुत सुने होंगे। तो जापान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो चीन इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो चीन की नेविगेशन प्रणाली है, जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब इसमें 3 स्टेज थे। हम इसे अभी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत पहले से इसके बारे में सुन रहे हैं। तो इसे कुल 3 चरणों में विकसित किया गया, जिसमें पहला चरण बेईदोउ 1 केवल चीन तक सीमित था, उसकी पोजीशनिंग। दूसरे चरण में ये एशिया प्रशांत क्षेत्र तक आगे बढ़ा, और तीसरे चरण में जो अभी लॉन्च हुआ, इसमें ये विश्व के सभी क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम है। तो ये GPS के टक्कर का हो गया।
अपना नाविक है। अंतिम प्रश्न पे आ गए हम। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? मालप्रभा परियोजना, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और मालप्रभा परियोजना। निश्चित रूप से आप इसका उत्तर जानते हैं, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। तो 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। तो कुल मिलाकर के इस मार्क टेस्ट में हमने 25 प्रश्नों को देखा। कमेंट में अपने स्कोर को जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो इस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो इसे डिसलाइक करिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।